AF50 हिंदी। जेसिका का 4 भुजाओं वाला बंदर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे युद्ध क्षेत्र में कंपन होने लगा। मानो कोई संकेत मिला हो, गतिरोध टूट गया। चारों तरफ से हमलों की बौछार शुरू हो गई। दूर से देखने पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल होता कि इतना हंगामा एक छोटी बच्ची के लिए हो रहा था जो बहुत पहले ही हिलने डुलने की क्षमता खो चुकी थी। आयना की हालत पल पल बदतर होती जा रही थी। जहां पहले उसके मुंह से सिर्फ खांसने पर ही गंदा काला खून निकलता था, वहीं अब जब वह सांस लेने के लिए तड़प रही होती थी, तब भी यह उसके श्वसन मार्ग को अवरुद्ध कर देता था, जिससे वह बेहोशी की हालत में भी अनजाने में अपना गला पकड़ लेती थी। भयानक निशान उसकी गर्दन से नीचे तक फैल गए, उसे ऐसे निगल गए कि दिल दहल गया। ऐसा लगा जैसे श्राप अपमानित होने के कारण अपनी घृणा प्रकट कर रहा हो और पहले कभी न देखी गई तीव्रता से प्रहार कर रहा हो। आयना का मन उथल पुथल में था। उसे बस दर्द का एहसास हो रहा था। उसकी हर धड़कन मानो उसकी छाती की दीवारों को किसी पिंजरे से दबा रही हो। उसके शरीर में एक बार रक्त संचार करने में ही उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और हर गुजरते पल के साथ ये और भी मुश्किल होता जा रहा था। मानो ये काफी नहीं था, उसके शरीर में प्रवाहित रक्त भी दूषित लग रहा था। वो उसके शरीर को खा रहा था, उसकी हड्डियों को खा रहा था और उसकी आत्मा में समा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जब तक वो उसका बच्चा खुच्चा सब कुछ नहीं ले लेगा, तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। आयना अपने आसपास के माहौल से बिल्कुल बेखबर थी, इस बात से भी बेखबर कि कितने लोग उसके पक्ष और विपक्ष में लड़ रहे हैं। उसे तो बस दर्द और अंधेरे का एहसास था। ये ऐसा दर्द था जो एक पल भी और सहने से बेहतर था कि सब कुछ खत्म कर दिया जाए। नूह और राजा आथा एक बार फिर भिड़ गए, उनकी तलवारें झुक गईं और उनकी ताकत के नीचे कराहने लगीं। नूह के बड़े हुए आकार के बावजूद आथा एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटा। राजा को किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मिले हुए बहुत समय हो गया था जिसका वह पूरी ताकत से सामना कर सके। वह कैमलॉट की सीमा तक बहुत पहले पहुंच चुका था, इतना पहले कि कई लोग भूल ही गए थे कि वह युद्ध का महारथी था। जितनी देर तक वह नूह के विरुद्ध लड़ता रहा, उतना ही वह तेज और तेज होता गया। हालांकि नूह ने भी वैसा ही जवाब दिया। आथा ने जो भी सुधार किया, नूह भी उसकी बराबरी करता दिखा, चाहे वह प्रतिभा में हो या शुरू से ही पीछे रहने में। सच तो ये था कि नूह जानता था कि आथा ही कैमलॉट को आसानी से अपने नियंत्रण में लेने की कुंजी है। अगर वह मर गया तो सब कुछ और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर वे इस राजा को बिना मारे ही वश में कर लें, तो ये बहुत आसान होगा, यही सबसे अच्छा होगा। लेकिन साथ ही आयना के खतरे की तुलना में कैमलॉट का मूल्य कहीं कम था। कम से कम यही नूह ने सोचा था जब तक कि उसने आथा से गंभीरता से लड़ना शुरू नहीं कर दिया। लगता है मुझे गंभीर होना पड़ेगा, नूह ने सोचा। उस क्षण नूह का शरीर विस्फोटक ढंग से सिकुड़ गया और आथा के अंतिम प्रहार से बच गया। नूह की त्वचा और हड्डियों का घनत्व बढ़ गया। तेज धूप में वे हीरे की तरह चमकने लगी। आगे बढ़ते हुए नूह के कदमों ने धरती को जेसिका के बंदर से भी अधिक जोर से हिला दिया। आथा की आंखें तेज हो गईं। युद्ध के अपने अनुभव के कारण उसे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि वह इस वार का सीधा सामना नहीं कर पाएगा। ये वार बहुत जोरदार था। अगर वह कोशिश करता तो लैंसलॉट की तरह ही घायल हो जाता तो कोई आश्चर्य नहीं होता। वे इस पूरे समय तक पीछे हटते रहे। आथा नाराज तो था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह खुद के साथ सच्चा होता तो वह भी खुद को रोक लेता। वह ऐसा कैसे न करता? वे उस सेना के साथ जी जान से कैसे लड़ सकते थे जिसे वे अपना एक और संभावित दुश्मन समझते थे? मुद्दा यह था कि यह स्पष्ट था कि नूह और जेसिका ने आथा और उसके आदमियों की तुलना में कहीं अधिक कुछ छुपाया था। जेसिका ने मोड्रेड की दिशा में कई और कंचे फेंके, जिनमें से प्रत्येक एक बड़े शिकारी जानवर में बदल गया। एक विशाल सरप्राज, एक बर्फ सफेद बाज, एक चांदी का शेर और अंत में 1 मीटर से अधिक पंख फैलाव वाली एक तितली। आथा और उसकी बेटी दोनों पर अचानक से जो दबाव पड़ा, वह कई गुना बढ़ गया। साथ ही ग्वाइनवेरे को जितने दुश्मनों का सामना करना था, उनकी संख्या भी बढ़ गई। कैमलॉट में कुछ शूरवीरों और जादूगरों के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो इस स्तर की लड़ाई में लड़ने लायक हो। हालांकि पृथ्वी की नींव कमजोर थी, कैमलॉट की नींव और भी कमजोर थी। ये याद रखना जरूरी था कि वे पृथ्वी के मनुष्यों द्वारा सुनाई गई कहानियों से पैदा हुए थे। उन कहानियों में मुख्य ध्यान कुछ ही पात्रों पर था। नतीजतन कैमलॉट की ज्यादातर ताकत भी इन्हीं पात्रों में केंद्रित थी। अब कैमलॉट उन कहानियों की सीमाओं से मुक्त होने लगा था, लेकिन इससे उनकी स्थिति वैसी ही हो गई थी जैसी पृथ्वी के मेटामॉर्फोसिस के पहली बार उतरने पर थी।
दरअसल अब तक भी आथा युद्ध में अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा नहीं था। दशकों तक युद्ध करने और अपने कौशल को निखारने के बाद आथा अचानक अपनी युद्ध रणनीति और सहज प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता था। दरअसल यही बात दूसरे शूरवीरों और जादूगरों पर भी लागू होती थी। इस मानसिक विकलांगता ने उन्हें अवचेतन रूप से स्वयं को बाधित करने पर मजबूर कर दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि यदि वे इस मानसिक बाधा को पार भी कर लेते, तो वे 1000 प्रतिभावानों की सेना का सामना कैसे कर पाते, जो 1 वर्ष से अधिक समय से अपनी युद्ध तकनीकों को निखारने में लगे थे। मोड्रेड का जबड़ा कस गया, उसकी कलाई फड़क रही थी और वह लगातार मंत्रों का प्रयोग कर रही थी। उसे लगा जैसे जादू की कलाओं को आजमाने के लिए उसकी सहनशक्ति 10 गुना से भी ज्यादा कम हो गई है। दरअसल उसे जो समय चाहिए था वह भी बहुत कम हो गया था। इतने सुधार के बाद उसे यकीन नहीं था कि वह आईना की रक्षा नहीं कर सकती। उसे यकीन नहीं था कि वह अपने सामने खड़े इन लोगों को नहीं रोक पाएगी। उसकी शक्ति हमेशा से ही उसे बहिष्कृत करती रही थी, लेकिन आज वह उसे अपनी असली ताकत दिखाने देगी। दुर्भाग्य से मोड्रेड जितना भी इस पर विश्वास करना चाहती थी, उसके दिल की गहराई में, उसकी आत्मा में अंतर बहुत अधिक चौड़ा था। का ब्लेड उसके आदेश पर भारी और हल्का हो गया। उसके हमलों में विविधता एक नए स्तर पर पहुंच गई। 2 हाथों से तलवार को ऐसे घुमाना जैसे वह एक पंख से अधिक कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वह एक कुंद हथियार का भारीपन लिए हुए है। ये नूह की युद्ध शैली थी। आथा को लगातार पीछे धकेला जा रहा था। हालांकि आथा चौथे आयाम में था, जबकि नोआ अभी वहां नहीं था, फिर भी नोआ अपनी उस क्षमता का इस्तेमाल करके, जो पहले ही 5वें आयाम में पहुंच चुकी थी, राजा को आसानी से दबा सकता था। यह एक आक्रामक क्षमता का फायदा था। लियोनेल के विपरीत, जिसे सिर्फ अपनी ताकत से इस अंतर को पाटने में परेशानी हो रही थी, नोआ को इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। यह एक सच्चे वेरिएंट की ताकत थी, ये टैलेंट की ताकत थी। दुर्भाग्य से नोआ की क्षमताएं इससे भी आगे थीं। वह इनका इस्तेमाल आक्रामक रूप से तो कर ही सकता था, साथ ही बचाव के लिए भी उतनी ही आसानी से कर सकता था। जब ये सभी एक में विलीन हो गए, तो आथा को सांस लेने के लिए भी जगह नहीं मिल सकी। जवाबी हमला तो दूर की बात थी। आथा का जबड़ा बंद ही रहा। उसने अपने सफेद सिंह कवच पर भरोसा किया ताकि वह उस दबाव को झेल सके जो उसका शरीर झेल नहीं पा रहा था। उसने अपने शरीर को प्रकाश तत्व से आच्छादित कर लिया, प्रकाश शरीर का उपयोग करके अपनी गति और आक्रमण क्षमता में थोड़ी वृद्धि की। नूह की कृपाण ऊपर से नीचे झूल रही थी। आथा से टकराने से ठीक पहले नूह ने उसका घनत्व और वजन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। आथा के घुटने दबाव से मुड़ गए, उसके दोनों हाथ पूरी ताकत से तलवार पकड़े हुए थे। अगर एक्सकेलिबर एक अर्ध कांस्य खजाना न होता जो सचमुच कांस्य खजाना बनने की कगार पर था, तो यह आश्चर्य की बात होती कि वह इतने लंबे समय तक बचा रहता। छोड़ दो, नूह ने ठंडे स्वर में कहा। अब तक नूह का मन काफी शांत हो चुका था। आयना की हालत देखकर उसे सचमुच ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल मर सकती है। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसे क्या हुआ है, कम से कम इतना तो लग रहा था कि इस बीच वह अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। नूह आयना को इस तरह धीरे धीरे मरते हुए देखकर संतुष्ट था। इस तरह उसकी लड़ाई उसे जल्दी से पकड़ने के बजाय साम्राज्य की ताकत दिखाने के लिए ज्यादा हो गई थी, और वह भी किसी को भी आयना की मदद करने की इजाजत नहीं दे रहा था। अगर वह मर सकती तो सबसे अच्छा होता, अगर नहीं तो वह उसे अपंग बनाकर ही संतुष्ट हो जाता। चाहे वास्तव में कुछ भी हुआ हो, जब तक वह टालमटोल करता रहेगा, उसके आदर्श परिणाम आने की संभावना अधिक रहेगी। युद्ध के मैदान में मोड्रेड और गाइनवेरे भी इसी समस्या से जूझ रहे थे। चूंकि वे भी कमजोर पक्ष होने के बावजूद नूह और जेसिका को आयना को पकड़ने से रोक पाए थे, तो उनके लिए भी ऐसा करना कितना आसान था। जैसे जैसे आयना की सांसें कमजोर होती गईं, मोड्रेड चिंतित होती गई। उसकी इंद्रियां शुरू से ही उस छोटी लड़की पर टिकी थीं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। ये तो छोड़ ही दीजिए कि उसके पास कोई उपचार मंत्र भी नहीं था। अगर होता भी तो उसे इस्तेमाल करने का समय कैसे मिलता। धिक्कार है। जेसिका का चेहरा ठंडा और उदासीन बना रहा। उसने मोड्रेड को लगातार परेशान करते हुए अपने जानवर साथियों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए नियंत्रित किया। तुम सबको पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, मोड्रेड दांत पीसते हुए बोला। अगर उस लड़के को पता चल गया कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। मोड्रेड को नहीं पता था कि लियोनेल का नाम साम्राज्य में कोई महत्व रखता है या नहीं।
उसने लियोनेल का जीवन देखा था, इसलिए वह जानती थी कि वह उनकी नज़र में एक आम आदमी से ज्यादा कुछ नहीं था। वह ये भी जानती थी कि उसकी जीन विश्लेषण परीक्षा उसे असेंशन साम्राज्य के शीर्षस्थ प्रतिभाओं में से एक नहीं बनाती। इसलिए उसने लियोनेल का नाम लेने की जहमत नहीं उठाई। वह बस बकवास करके कोई रास्ता निकालने की उम्मीद कर रही थी। सच तो यह है कि मॉडरेट को भी नहीं पता था कि लियोनेल कोई बदलाव ला पाएगा या नहीं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूसरे युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। लियोनेल की जिंदगी से उसे बस इतना पता था कि उस लड़के को हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। उस बेबाक बेफिक्र मुस्कान के पीछे एक जंगली जानवर छिपा था जिसे उसने अब तक बाहर नहीं आने दिया था। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सके, शायद कुछ मायनों में लियोनेल के अंदर का जानवर ही एकमात्र चीज थी जिसकी तुलना आयना के अंदर के राक्षस से की जा सकती थी। जेसिका मॉडरेट के शब्दों पर थोड़ा रुकी। हालांकि उसने किसी का नाम नहीं बताया, लेकिन इस ग्रह पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उसने अचानक याद किया, जिसे उसने अभी तक देखा नहीं था। क्या महामहिम ने नहीं कहा था कि दूसरे राजकुमार को यहाँ होना चाहिए? लेकिन ऐसा क्यों है कि वह इतने महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र में प्रकट नहीं हुए? नूह ने आथा की छाती पर लात मारी, अपने घुटनों को मोड़कर तथा अपनी भुजाओं को पूरी तरह से ऊपर से नूह की कृपाण को रोकने पर केंद्रित करके आथा कुछ भी नहीं कर सकता था। टकराना, ऐसा लगा जैसे किसी आक्रमणकारी गेंडे ने उसे टक्कर मार दी हो। नूह के पैरों में इतना वजन था कि आथा का कवच भी उस बल को रोक नहीं पा रहा था। आथा ने तोप से निकले गोले की तरह जवाबी हमला किया, उसके शरीर से सीटी बजती हवा की धारियां निकलती रहीं। आथा गाइनवेयर की चीख युद्धभूमि तक पहुंच गई, लेकिन चारों ओर से घिरी होने के कारण वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अकेले हमला करना तो दूर की बात थी। मॉडरेट की निगाहें टिमटिमा रही थीं, उसने अपने दांतों को इतनी जोर से काटा कि उसके मसूड़ों से खून लगभग रिसने लगा। आथा को खड़े होने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वह अपनी पसलियों के चटकने की आवाज लगभग सुन सकता था, लेकिन उसे खड़ा होना ही था, वह ऐसा नहीं कर सकता था। आथा को ऐसा महसूस हुए बहुत समय हो गया था। काफी समय से अच्छा न होने की सच्चाई उसे समझ नहीं आई थी। इस पल उसे एहसास हुआ कि यही तो वो चीज थी जिसकी उसे इतने सालों से कमी खल रही थी। एक और पहाड़ चढ़ना था, एक और शिखर पार करना था। सिर्फ इसी तरह वो खुद को उस रूप में बदलने से बच सकता था जिसे उसकी पत्नी ने लगभग त्याग दिया था और जिसकी बेटी उससे बहुत नफरत करती थी। ठीक है, तो चलो, आथा की आवाज में एक गुर्राहट सी उभरी। दरअसल ऐसा इसलिए भी नहीं था कि वह गुस्से में था, बल्कि वह अपनी असली आवाज निकालने की ताकत ही नहीं जुटा पा रहा था। हर सांस उसे ऐसा लग रहा था मानो हजारों खंजर उसके फेफड़ों में चुभ रहे हों। मुझे लगता है कि मैं इसका उपयोग तभी कर सकता हूं जब। ऐसा लग रहा था जैसे नूह ने उनके बीच की दूरी को एक ही कदम में पार कर लिया हो, उसकी कृपाण नीचे की ओर झूल रही हो, मानो वह उसके शरीर का एक हिस्सा हो। वार बहुत जोरदार और सर्वव्यापी था। शायद नूह का धैर्य जवाब दे गया था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे उसने सचमुच जान लेने के लिए वार किया था। हाथ उठाने या ठीक से सांस लेने की भी ताकत न होने के कारण आथा के पास क्या मौका था? नहीं, वाइनवेयर और मॉडरेट ने पूरी ताकत से कोशिश की। यहां तक कि लैंसलॉट ने भी अपने टूटे पैरों की परवाह किए बिना जमीन से उठने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। जिस क्षण आथा की गर्दन कटने ही वाली थी, उसका शरीर अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी से टिमटिमा उठा। एक बेहद मूर्खतापूर्ण हरकत में आथा ने आखिरी क्षण में अपनी तलवार एक तरफ फेंक दी। झनकार, नूह की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी कृपाण आथा के कवच से टकराए, लेकिन आथा तो था ही नहीं। आथा के कवच और एक्सकेलिबर के जमीन पर गिरते ही सुनहरी रोशनी की एक किरण तेजी से फैली। वह एक गोलाकार चक्कर लगाती हुई मानो आथा की फेंकी हुई तलवार के ठीक सामने गिरने से पहले खुद को संभाल नहीं पा रही थी। एक क्षण में वहां सोने की एक लकीर दिखाई दी और अगले ही क्षण एक नंगा आदमी तलवार चलाते हुए प्रकट हुआ। अरे! आथा ने दांत पीस लिए। वो राजा तो था, पर अब उसका नंगा बदन सबके सामने आ गया था। वो इस दर्द को कैसे भुला पाएगा? आथा ने ध्यान केंद्रित किया और आखिरकार अपने निचले हिस्से को प्रकाश की धुंध बना लिया, जबकि ऊपरी शरीर को भौतिक बनाए रखा। तभी उसने राहत की सांस ली। उसकी क्षमता को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे सक्रिय करना मुश्किल था, बस यही तो सांस लेने जितना आसान था। उसे पहले से ही ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका एक हिस्सा हो। हालांकि इसमें दो समस्याएं थीं। पहली यह कि जब वह अपनी क्षमता सक्रिय करता तो अपने साथ कोई वस्तु नहीं ले जा सकता था। खैर, यह पूरी तरह से सही नहीं था।
साधारण वस्तुओं की बात करें तो अगर आथा ध्यान लगाए तो वह उन्हें भी बहती हुई रोशनी में बदल सकता था। वह अपनी बहती हुई रोशनी अवस्था में प्रवेश करते हुए इन वस्तुओं को अपने साथ भी ले जा सकता था। समस्या ये थी कि युद्ध में उसके पास किसी एक काम पर इतना ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं था। इसके अलावा जब बात ज्यादा ठोस वस्तुओं की आई तो एकाग्रता का स्तर विस्फोटक रूप से बढ़ गया। वस्तु जितनी बड़ी और मूल्यवान होती, प्रक्रिया उतनी ही कठिन होती जाती। आथा की वर्तमान दक्षता के स्तर पर तीसरे आयाम की केवल सबसे साधारण वस्तुएं ही वह अपने साथ ले जा सकता था। वह चौथे आयाम के सबसे कमजोर अस्तित्वों को भी ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अपने कवच या एक्सकेलिबर की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो पांचवें आयाम से बस आधे कदम की दूरी पर थे। इस वास्तविकता ने आथा की अनिच्छा को स्पष्ट कर दिया। अगर वह अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहता था तो उसे बिल्कुल नंगा होना पड़ता, और अगर वह ऐसा करने को तैयार भी हो तो भी उसे ज्यादातर समय अपना हथियार छोड़ना पड़ता। हालांकि इसके अलावा आथा जानता था कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसकी क्षमता कितनी भयावह हो सकती है। वह व्यावहारिक रूप से अजेय था। प्रकाश तत्व के साथ उसका लगाव इतना बढ़ गया था कि पृथ्वी के नागरिकों के मामले में शायद केवल लियोनेल ही उससे आगे था, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। इसके अलावा अपनी प्रवाह जैसी अवस्था में वह अपने शरीर पर लगी पिछली चोटों को लगभग नजरअंदाज कर सकता था। यह आखिरी हिस्सा शायद इस समय सबसे उपयोगी था। चूंकि आथा का शरीर लगभग पूरी तरह से प्रकाश कणों से बना था, इसलिए उसके अलग अलग हिस्से एक दूसरे पर कम निर्भर थे। अगर वह अपनी चोटों को प्रवाह अवस्था में लाने के लिए नियंत्रित कर लेता तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। इसके अलावा प्रवाह अवस्था में उसकी चिकित्सा में तेजी आती। फिर भी इन सब के कारण उनकी दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई। वह बहुत तेज था, इतना तेज कि वह अपने शरीर पर भी ठीक से नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। इस हालत में युद्ध करना लगभग नामुमकिन हो गया था। उसका दिमाग उसकी गतिविधियों के साथ तालमेल नहीं रख पा रहा था। हालांकि नूह को ये जानने की जरूरत नहीं थी। आथा को बस एक मौका चाहिए था, बस एक मौका जिससे राजकुमार को इतना जख्मी कर दिया जाए कि वह पीछे हट जाए। अगर वह ऐसा कर पाता तो वे आयना की स्थिति को स्थिर कर सकते थे और उम्मीद है कि साम्राज्य से निपटने का कोई और रास्ता निकाल सकते थे। हालांकि आथा को यह उम्मीद नहीं थी कि जब वह लड़ने की तैयारी कर रहा था और नूह उसका आकलन कर रहा था, तब युद्ध का मैदान अचानक जम जाएगा। मानो वे बर्फीले नरक में डूब गए हों, उनके दिल उसी क्षण थम से गए। अल्पविराम। कुछ क्षण पहले लियोनेल अपने शटल पर सवार होकर आसमान में उड़ता हुआ अपने पीछे सोने की एक लकीर छोड़ता हुआ निकल रहा था। छोटा मिंक उसके बालों में आराम से लिपटा हुआ था, उसके शरीर से हल्का काला कोहरा निकल रहा था। कैमलॉट की अच्छी बात यह थी कि उसे इनवैलिड्स की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। शायद यह उनकी उत्पत्ति के कारण था, लेकिन जैसे जैसे कैमलॉट के लोग अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूक हुए, उनमें से कोई भी असफल नहीं हुआ। ये संभवतः किसी पौराणिक क्षेत्र का एक और छिपा हुआ इनाम रहा होगा। इस समय पृथ्वी को सचमुच जनसंख्या की सख्त जरूरत थी। मुश्किल से कुछ लाख लोग ही बचे थे। बेशक कैमलॉट की उपस्थिति उनकी वर्तमान जनसंख्या से दोगुनी भी नहीं हो सकती, लेकिन प्रतिभाओं की इतनी बड़ी आमद को कम करके नहीं आंका जा सकता। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि कैमलॉट के ये लोग जल्द ही उपयोगी साबित नहीं होंगे। लेकिन अगर कैमलॉट के समग्र राजनीतिक माहौल में कुछ बदलाव आए तो वे ज्यादा दूर नहीं होंगे। दानव साम्राज्य में स्थिति स्थिर हो गई है। अगर व्हाइट सिटी ने उतनी ही जनशक्ति लगाई जितनी मुझे लगता है, तो वे शायद खत्म होने से ज्यादा दूर नहीं है। अब बस सिटी लॉर्ड व्हाइट और उनकी शक्ति का स्तर ही बचा है। दुर्भाग्य से हालांकि लियोनेल को पृथ्वी के ज्यादातर लोगों की तुलना में टेरन के बारे में ज्यादा जानकारी थी, फिर भी उसे इन बारीकियों की कमी थी। हालांकि अब वह चौथे आयाम में शक्ति के स्तर की कार्यप्रणाली को समझता था, लेकिन इससे उसे तब तक कोई खास मदद नहीं मिलती जब तक कि वह खुद सिटी लॉर्ड व्हाइट पर नजर न डाल ले। मेरे पास इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त तुरुप के पत्ते होने चाहिए। लेकिन अजीब बात है, साम्राज्य की सेना, मैं अभी तक उनसे क्यों नहीं मिला? लियोनेल ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अचानक एक हल्की मुस्कान छा गई, जैसे ही उसने कुछ सोचा। एना का जन्मदिन कल होना चाहिए। असल में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे उसका उपहार पसंद आएगा। लियोनेल की आंखें चमक उठीं। पिछले कुछ महीनों में उसने आयना को काफी वक्त दिया था, उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाने का पूरा समय दिया था। हालांकि वह खुद को उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला मानता था, फिर भी वह रोमांटिक रिश्तों के लिए अभी भी नया था।
उसका पूरा मन प्रेम के आदर्शों से भरा हुआ था जो उसने उन पुरानी फिल्मों में देखे थे जिन्हें उसके पिता हमेशा उसे देखने के लिए कहते थे। लेकिन वो फिल्में हमेशा लड़के को लड़की मिल जाने पर खत्म हो जाती थीं। फिर किसी ने कभी ये क्यों नहीं बताया कि उसके बाद क्या करना है? ओह, ये तो होना चाहिए। लियोनेल का दिमाग खाली हो गया। उन्होंने एक विशाल युद्ध क्षेत्र देखा जो लाशों से भरा हुआ था, जिनमें से कई में एक बूंद भी खून नहीं बचा था। हालांकि लियोनेल को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वहां हर तरह के लोग थे जिनमें हर तरह की क्षमताएं थीं। यह मानना मुश्किल नहीं था कि किसी के पास खून चूसने की क्षमता हो सकती है। उसे आश्चर्य इस बात से हुआ कि वह देख सकता था कि व्हाइट सिटी की बची हुई सेनाएं अभी भी दूर जा रही थीं और युद्ध के मैदान से जितनी तेजी से हो सके भाग रही थीं। लियोनेल युद्ध में भाग लिए बिना भी उन्हें आसानी से पहचान सकता था। सफेद मुलायम कवच से सजे काले वस्त्रों को पहचानना उसके लिए अपनी इंद्रियों से इतना आसान था। लेकिन अगर व्हाइट सिटी पीछे हट रही थी तो नीचे अभी भी भारी लड़ाई क्यों चल रही थी? लियोनेल की निगाहें इधर उधर घूम रही थीं, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और वह जो कुछ देख रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले उनकी नज़र गुइनवेर पर पड़ी, जो एक ऐसे समूह का केंद्र बन गया था जो आश्चर्यजनक ताकत वाले युवाओं के एक समूह को चुनौती दे रहा था। फिर राजा आथा थे जिन्होंने अपना कवच उतार दिया था। उनके पैर और टांगे कहाँ थीं? वे प्रकाश की किरणें कैसे बन गईं? मोड्रेड, वह एक और युवक से लड़ रही थी जो जानवरों का सरदार लग रहा था। ये सभी युवा अभिजात वर्ग कहाँ से आए? लियोनेल की नजरें समझ से सिकुड़ गईं। जैसा कि अपेक्षित था, उसके पिछले विश्लेषण के अनुसार साम्राज्य कैमलॉट को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और उसे अपनी प्रतिभाओं के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करता। तो क्या ऐसा लगता है कि उन्होंने व्हाइट सिटी को पीछे धकेल दिया था, लेकिन अंत में आपसी लड़ाई के कारण वे टूट गए? लेकिन अगर वे लड़ना भी चाहते तो क्या वे सचमुच यहीं और अभी ऐसा करना चुनते? जरूर किसी चीज ने इसकी शुरुआत की होगी। क्या हो सकता था? लियोनेल ठिठक गया। उस पल मानो पूरी दुनिया गायब हो गई हो। उसकी नजर में बस एक कमसिन जवान औरत रह गई जो पागलों की तरह छटपटा रही थी। लियोनेल का दिल धड़कना बंद हो गया, उसकी सांसें मृत व्यक्ति की तरह उथली हो गईं। उसने देखा कि जेसिका अपने जानवरों को मोड्रेड के चारों ओर घुमाने की कोशिश कर रही थी, जिससे दानव साम्राज्य को उन्हें रोकना पड़ा। उसने देखा कि नूह ने युवती को ठीक करने के लिए आथा का रास्ता रोक दिया। उसने देखा कि नील और अन्य लोग वाइनवेर की सेना को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। और फिर उसे गुस्सा आ गया। लियोनेल के चारों ओर लाल बैंगनी आभा के बेतहाशा उतार चढ़ाव उमड़ पड़े। शक्ति का एक विशाल बवंडर उसके शरीर के चारों ओर घूम रहा था, उसकी त्वचा पर कांस्य रून झिलमिला रहे थे। छोटा मिंक अपनी झपकी से जाग उठा, धीमी आवाज में गुर्राने से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस पल सबकी नजरें एक ही दिशा में टिकी थीं। लियोनेल का शटल इतनी ऊंचाई पर था कि वह आसमान में एक धुंधले काले बिंदु से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन उस दिशा से आ रही ऊर्जा के उभार से इनकार नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि जिन्हें इतनी दूर तक देखने की क्षमता नहीं थी, वे भी इन बदलावों को महसूस कर सकते थे। लियोनेल का शटल एक सर्फबोर्ड में बदल गया, जो बादलों से नीचे की ओर ऐसे गिर रहा था मानो कोई उल्कापिंड पृथ्वी की ओर गिर रहा हो। जब तक वह उन लोगों की पहुंच में आया जो उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे थे, तब तक उसके चेहरे पर बस एक ठंडा, स्थिर भाव ही था जो किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक बांध हो जो उसके क्रोध के प्रचंड जल को रोके हुए था। उस शांत बाहरी आवरण के नीचे एक ज्वालामुखी फूटने की कगार पर था। लियोनेल की शक्ल देखकर मोड्रेड उन चंद लोगों में से एक थी जिन्होंने राहत की सांस ली। वह जानती थी कि अगर लियोनेल यहाँ है तो इसका मतलब होगा कि दूसरे युद्ध क्षेत्र की स्थिति पहले ही निपट चुकी है। और उसकी वर्तमान शक्ल देखकर यह भी साफ था कि उसे पहले से ही अंदाजा था कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या वह बहुत तेजी से नीचे नहीं उतर रहा है? मोड्रेड चिंता से बच नहीं सकी। वह जानती थी कि लियोनेल की आईना के लिए भावनाएं कितनी गहरी हैं। ऐसी स्थिति में उसे यकीन भी नहीं था कि वह अपनी सुरक्षा की इतनी परवाह करेगा। जैसे ही मोड्रेड लियोनेल को चेतावनी देने वाला था, उसका सर्फबोर्ड अचानक रुक गया, जिससे उसका दिल धड़कने लगा। गति में ऐसे अचानक बदलावों से होने वाला झटका जमीन पर गिरने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्या लियोनेल खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था? हालांकि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि लियोनेल बिल्कुल भी अप्रभावित लग रहा था। दरअसल इससे पहले कि कोई सोच पाता कि वह जमीन से 20 मीटर ऊपर क्यों है, उसका सर्फबोर्ड गायब हो गया और वह खुद ही जमीन पर गिर पड़ा।
उस पल नील आखिरकार अपनी मूर्छा से जागा। उसे नहीं पता था कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन जिस तरह से उसकी नज़र शुरू से आखिर तक आईना पर टिकी रही, उससे नील को अंदाजा हो गया कि इस अनजानी चीज का मकसद क्या है। उसे रोको, लंबी दूरी की इकाइयों, गोली चलाओ। नील पहले से ही ग्वाइनवेर और राउंड टेबल के बाकी 5 शूरवीरों के खिलाफ एक छोटी टुकड़ी का निर्देशन कर रहा था, इसलिए अब उसके नए आदेश सुनकर बदलाव सहज था। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो लियोनेल अपनी ओर आते तीरों को देख ही नहीं पा रहा था। उसने मुश्किल से एक शब्द भी कहा, फिर भी पृथ्वी तत्व की ऊर्जाओं का एक प्रबल प्रवाह उसके चारों ओर एक कांसे की घंटी जैसा बन गया। पेंग पेंग पेंग, बमबारी का कोई मौका ही नहीं था। लियोनेल के बचाव को भेदना तो दूर, वे बिना किसी सस्पेंस के पलटवार कर गए। टकराना, लियोनेल जमीन पर जोर से गिरा। हालांकि उसकी कई हड्डियां टूटी या वह गलकर ढेर हो गया, ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया। उसके वजन के नीचे एक छोटा सा गड्ढा फूट पड़ा, लेकिन लियोनेल को अपने दोनों पैरों का जमीन पर स्पर्श महसूस हुए बिना ही वह आगे बढ़ गया। एक पल के लिए वह राजा आथा से बिल्कुल अलग नहीं लग रहा था। उसका शरीर मानो सुनहरी रोशनी की एक लकीर बन गया था, जो नील और उसके आदमियों को पीछे छोड़ते हुए पलक झपकते ही आईना के पास प्रकट हो गया। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका, कोई भी यह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। एक अकेला व्यक्ति वह काम कैसे पूरा कर पाया जिसे करने के लिए पिछले कई मिनटों से बहुत से लोग प्रयास कर रहे थे। लियोनेल आईना के ऐंठते शरीर के पास घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी निगाहें आखिरकार भावुक हो गईं। उसे इस हालत में देखकर उसे लगभग ऐसा लगा जैसे उसका दर्द उसका अपना था। अपने वंश संरचना को खोलने का दर्द, पिछले महीनों में अपने हाथों पर जो अत्याचार सहे थे, यहाँ तक कि लेमोरक के हाथों मिली वो बर्बर पिटाई भी, इनमें से कोई भी उस दर्द की बराबरी नहीं कर सकती थी जो वह अभी महसूस कर रहा था। उसे आईना के शरीर से आने वाली दुर्गंध की परवाह नहीं थी, न ही उसे इस बात की परवाह थी कि उसकी गर्दन पर सूजन के निशान के नीचे उसका चेहरा पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहा था। उसने अपना हाथ उसके सिर के नीचे सरका दिया, उम्मीद करते हुए कि इस झुकाव से उसे गला घुटने के बिना अधिक मात्रा में काला रक्त बाहर निकालने में मदद मिलेगी। मैं क्या करूं? उसे क्या हुआ है? लियोनेल की पहली प्रवृत्ति थी कि वह जितना हो सके उतने ग्रैंड हील का प्रयोग करे, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ने उसे बताया कि ऐसा करना बेकार होगा। गुनगुनाहट, सीड को जवाब देते हुए एक सितारा मोनो-लेड कस का पता चला। विश्लेषण के अनुसार कस का क्रियान्वयन शैशवावस्था में ही हो गया था, जिससे इसकी प्रभावशीलता 4 सितारा टेट्रा-लेड कस के लगभग बराबर हो गई। लियोनेल की पुतलियां फड़कने लगीं। एक श्राप, वह उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे इस नाम का मतलब भी नहीं पता था और एक सितारा एक परत वाला श्राप और 4 सितारा 4 परत वाले श्राप में क्या अंतर है। लेकिन इससे उसे एक बात तो पक्की हो गई, आईना के निशान इतने साधारण नहीं थे। इससे पहले उन्होंने सोचा था कि क्लींजिंग वाटर से उनकी सूजन में इसलिए मदद मिली क्योंकि इससे उनके संक्रमण ठीक हो गए थे। एक आम आदमी को आईना के घाव संक्रमित घाव जैसे लग रहे थे जो कभी भी मवाद से फूट सकते थे। दरअसल लियोनेल को भी यही लगता था। शुद्धिकरण जल में शरीर की अशुद्धियों को दूर करने, मन को तरोताजा करने और छोटी मोटी चोटों को ठीक करने की क्षमता थी। जहां तक लियोनेल को पता था, कम से कम उसे कभी भी शुद्धिकरण जल में कुछ खास नहीं लगा, खासकर जब से उसके पास इसकी इतनी प्रचुर मात्रा थी। जब तक आईना ने इसकी खासियत के बारे में नहीं बताया तब तक उसने आखिरकार अपनी भौहें नहीं उठाईं। लेकिन अब ये बिल्कुल वही था जिसकी ऐना को जरूरत थी। खंडित घन प्रकट हुआ। लियोनेल के नियंत्रण में पानी की धाराएं निकलकर आईना के नथुनों और होठों में बहने लगीं। असर धीमा और मुश्किल से दिखाई देने वाला था, लेकिन लियोनेल की इंद्रियों ने उसे आसानी से भांप लिया। हालांकि असर उतना ज्यादा नहीं था जितना लियोनेल ने उम्मीद की थी, फिर भी सुरंग के अंत में एक छोटी सी रोशनी जरूर थी। लियोनेल की निगाहें अचानक तेज हो गईं। उसने शांत भाव से आईना को खंडित घन के स्नानागार में भेज दिया। अगर उसे पानी में डुबोया जाता तो ये प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती। उसका ख्याल रखना, ब्लैक स्टार। लियोनेल ने उसके पीछे छोटे मिंट को भेजा और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसका ठंडा व्यवहार वापस आ गया। उसने अपने कंधे के ऊपर से देखा, उसकी नजरें नील की सेना पर टिकी थीं। जो कुछ हुआ उसके लिए आप में से कौन जिम्मेदार है? आवाज भावहीन और कोमल थी, लेकिन इसे सुनने वालों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें नरक के गड्ढों में धकेल दिया गया हो। लियोनेल की निगाहें नाइल पर टिक गईं जो अपने समूह के साथ उसकी ओर बढ़ने लगी थी। नील का जबड़ा कस गया, उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई अजगर धीरे धीरे उसके शरीर को जकड़ रहा हो।
इस तरह का आभास उसने सिर्फ राजकुमार नूह से ही महसूस किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी उपस्थिति एक ऐसे युवक से कैसे आ सकती है जो उससे कम से कम कुछ साल छोटा लग रहा था। बहरहाल नील वहीं खड़ा रहा। उसकी थोड़ी सी असामान्य सांसों के अलावा कोई यह नहीं सोच सकता था कि उसे कुछ गड़बड़ है। ये साम्राज्य और महामहिम राजकुमार फॉक्स का आधिकारिक मामला है। इसमें आपको दखल नहीं देना चाहिए। लियोनेल ने धीरे से नील की ओर मुंह किया। क्या यही सवाल मैंने पूछा था? उदासीनता, उपेक्षा। लियोनेल की कलाई देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता था कि आईना की तरह वह भी साम्राज्य का नागरिक था। लेकिन आईना के विपरीत, जिसने रिश्तों में दरार न पड़ने देने के लिए उनकी मांगें मान ली थीं, लियोनेल को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मैंने आपसे एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछा था। लियोनेल ने एक कदम आगे बढ़ाया। कौन जिम्मेदार है? नील खड़ा था, उसकी रीढ़ कांप रही थी। उसने अपने भाले को जितना हो सके कसकर पकड़ रखा था, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अनगिनत लड़ाइयों के बावजूद लियोनेल की तीखी निगाहों के नीचे उसे शांति का कोई एहसास नहीं मिल रहा था। कैमलॉट के किसी व्यक्ति के लिए साम्राज्य की ताकत को न समझना ठीक था, लेकिन लियोनेल, जो उसकी दीवारों के बीच पला बड़ा है और जन्म से ही संस्कारित रहा है, उसे इतना अज्ञानी नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए जिसे इस हद तक संस्कारित किया गया हो, दलबदल करना लगभग असंभव होना चाहिए, खासकर अगर वह इतना प्रतिभाशाली हो। लियोनेल जैसी प्रतिभा वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से एक 5 स्टार प्रोफेशनल था। ऐसे लोगों को बेहतरीन शिक्षा मिली होती थी और साम्राज्य की गहरी समझ होती थी। फॉक्स शाही परिवार के प्रति उनका देवत्व भाव उनकी हड्डियों में समाया हुआ था। फिर भी जब साम्राज्य का जिक्र हुआ तो लियोनेल ने पलक तक नहीं झपकाए। उसकी सांसें नहीं रुकी, उसका दिल नहीं धड़का, उसकी आंखें भी नहीं झपकी। उस पल नील ने अब और इनकार नहीं किया। अगर उसने मुंह खोला और लियोनेल से कहा कि सम्राट खुद जिम्मेदार है, तो इसमें कोई शक नहीं कि लियोनेल राजधानी की ओर अपना भाला लहराएगा। यह मैं ही था, मैंने ही उसे पकड़ने का आदेश दिया था। उसी समय एक शांत आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज से माहौल को शांत होना चाहिए था, लेकिन इसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि लियोनेल की आभा से टकराकर वह ऊपर उठ गई। एक क्षण के लिए दो महाशक्तियों के आपस में टकराने की धीमी आवाज हवा में गूंज उठी। हालांकि ये बस एक पल के लिए था, क्योंकि ऐसे शब्द सुनकर लियोनेल ने एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे कि किसी जानवर को उसकी जंजीर से मुक्त कर दिया गया हो, लियोनेल के पैर के चारों ओर हिंसक हवाएं चल रही थीं। जैसे ही वह जमीन पर मजबूती से गिरा, नूह की ओर तेज हवाएं चल रही थीं, उसकी निगाहों में लाल बैंगनी रंग झिलमिला रहा था। राजकुमार नाइल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने शरीर को जोर से हिलाया, लियोनेल का रास्ता रोकने की कोशिश में। लियोनेल मानो नील नदी के आर पार देख रहा था। मानो नील नदी ने उसका रास्ता जरा भी नहीं रोका था, मानो वह हवा के किसी झोंके से अलग न हो। राजकुमार ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप आसानी से पार कर सकें, नील ने दहाड़ते हुए कहा, लेकिन एक निष्पक्ष दल के दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि वह अपने डर को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। जो लोग अभी तक उसके अधीन थे, उनमें जरा भी हिलने डुलने की क्षमता नहीं दिख रही थी। लियोनेल के गोल तक पहुंचने के बाद भी उन्हें लगा कि उनकी गतिविधियां सुस्त और बेमेल थीं। नील ने अपना भाला लहराया और पूरी ताकत से उसे आगे की ओर भेज दिया। उसकी पुतलियों में कड़कती बिजली चमक रही थी, उनके भीतर नाच रही थी और अपने पीछे नीले रंग की रेखाएं छोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भाले ने भी वैसी ही प्रतिक्रिया दी हो, उसकी नोक भी उसी भयंकरता से चटक रही हो। नील को यकीन नहीं था कि लियोनेल को घेरे हुए कांसे की घंटी भी उसके वार को इतनी आसानी से रोक सकती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि लियोनेल के नील के भाले की सीमा में पहुंचते ही वह भ्रामक घंटी गायब हो गई। चले जाओ, लियोनेल ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी मुट्ठी आगे की ओर झुक गई। उसकी हड्डियों के चटकने और मांसपेशियों के खींचने की आवाज गूंज रही थी। एक पल में लियोनेल एक अकेला आदमी लग रहा था, लेकिन अगले ही पल वह तपती धूप जैसा हो गया। नाइल्स को यकीन नहीं हो रहा था कि लियोनेल उसके भाले का सामना नंगे हाथों से करेगा। उसने ऐसी मूर्खतापूर्ण युद्ध नीति पहले कभी नहीं देखी थी। भले ही लियोनेल हाथ से हाथ की लड़ाई में माहिर हो, क्या उसे कम से कम अपने शरीर को ढकने के लिए दस्ताने नहीं पहनने चाहिए थे? लेकिन असल में क्या हुआ, ये जानकर नील पूरी तरह हैरान रह गया। जब ऐसा लग रहा था कि लियोनेल की मुट्ठी दो टुकड़ों में बंट जाएगी, तभी उसका भाला पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर से उसे देख रहा हो। उदासीनता और तिरस्कार भरी नजरें उनके चेहरे पर छाई हुई थीं। एक भगवान के सामने भाला चलाना, वह क्या सोच रहा था?
प्रतिरोध के सारे विचार चकनाचूर हो गए। वह कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया था कि लियोनेल की मुक्का उसके कॉलेबोन और कंधे में छेद कर गई। वार इतना तेज और तेज था कि वह पीछे भी नहीं हट पाया। उसने अपनी मुश्किल से जुड़ी हुई बांह की ओर देखा, दर्द अभी तक उसके दिमाग तक नहीं पहुंचा था। लेकिन तब तक लियोनेल उससे आगे निकलकर नूह के सामने आ चुका था। लियोनेल का वार इतना तेज था कि उस पर खून का जरा भी निशान नहीं था। फिर भी नूह की तरफ उसने जो मुक्का मारा वह पहले मुक्के से कहीं ज्यादा जोरदार लग रहा था। मानो दुनिया लियोनेल के इर्द गिर्द घूम रही हो। मधुर वसंत, कठोर सर्दियां, तपती गर्मी और जीवंत पतझड़ के दृश्य उसके चारों ओर घूम रहे थे। सार्वभौमिक शक्ति ऊपर से नीचे गिरी, जिससे लियोनेल एक सुनहरे प्रभामंडल में प्रकाशित हो गया, जो उसके बैंगनी कांस्य आभा के साथ पूरी तरह से मिश्रित प्रतीत हो रहा था। नूह ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने खाली हाथ से मुक्का आगे की ओर मारा। लियोनेल बहुत तेज था, उसके पास अपनी कृपान घुमाने या उसका वजन कम करने का समय ही नहीं था। हालांकि आत्म से लड़ाई के दौरान उसका शरीर पहले ही हीरे के बराबर मजबूत हो चुका था। उसे यकीन नहीं था कि लियोनेल का शरीर उससे ज्यादा मजबूत हो सकता है। दुर्भाग्यवश एक चतुर्थ आयामी धातु के मानकों के अनुरूप परिष्कृत शरीर की तुलना में एक हीरा, एक तृतीय आयामी चट्टान क्या था। टकराना। नूह सिहर उठा। उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा कई जगहों पर टूट गई है, और फिर एक अकल्पनीय शक्ति उसके हाथ से होते हुए उसके शरीर में पहुंच गई। वह दसियों मीटर दूर उड़ गया, उसका शरीर जमीन पर गिर गया और घसीटते हुए आधा मीटर गहरी खाई बना दी। उसने जो दर्द सहा, मैं तुम्हें उससे 10 गुना पीड़ा दूंगा। लियोनेल की पीठ भाले की तरह सीधी खड़ी थी, उसके चारों ओर जीवंत ऊर्जा घूम रही थी। उसके तांबे जैसे बाल हवा में कोड़ों की तरह फड़फड़ा रहे थे, उसके सिर के ऊपर एक चमकीला प्रभामंडल झिलमिला रहा था। उसकी बैंगनी लाल आंखें राजकुमार पर टिकी थीं और उससे एक गहरी, जानलेवा आभा निकल रही थी। एक साम्राज्य का राजकुमार, उसे परवाह नहीं थी, वह उसे इसकी कीमत चुकाने को मजबूर करेगा। राजकुमार। जेसिका का चेहरा बदल गया। उसे यकीन नहीं था कि लियोनेल और नोआ के बीच इतना बड़ा फर्क होगा। लेकिन जब तक वह आगे बढ़ने को तैयार हुई, मोड्रेड ने उसका रास्ता रोक लिया था। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो क्या होगा। वह हत्या करने वाला इंसान नहीं है, इसलिए उसे मजबूर मत करो। बेहतर होगा कि तुम उसे अपना गुस्सा निकालने दो। अगर तुम दखलंदाजी करने की कोशिश करोगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम सकुशल बच निकलोगे। जेसिका को मोड्रेड के शब्दों की बेतुकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके चेहरे पर एक ठंडापन आ गया और उसमें हल्का सा गुस्सा आ गया। मुझे जाने दो। मोड्रेड ने अपनी छड़ी लहराई, जिससे जमीन से अंधेरे की कई काली किरणें निकल आईं, जिन्होंने जेसिका के जानवरों के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर दी। लियोनेल के चारों ओर का आभामंडल ऊंचा उठ गया। उसे घेरे हुए सुनहरे प्रकाश के स्तंभ से ऐसा लग रहा था मानो वह चुना हुआ हो। उसका क्रोध ब्रह्मांड का क्रोध था। अगर वह किसी को कष्ट देना चाहता तो उसे भुगतना पड़ता, न ज्यादा न कम। नूह जमीन से उठ खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर गहरी भरीकुटी छा गई जब उसने अपनी बांह तक फैली हुई फ्रैक्चर की ओर देखा। सामान्य त्वचा इस तरह नहीं टूटती, लेकिन उसने अपनी रासायनिक संरचना बदल दी थी। हालांकि इससे वह और भी सख्त हो गई थी, लेकिन उसमें पहले जैसी भंगुरता भी आ गई थी। आमतौर पर उसकी त्वचा को चीरने के लिए जरूरी सीमा तक पहुंचना नामुमकिन होता। फिर भी लियोनेल ने एक ही हल्के से मुक्के से यह कर दिखाया था। नूह का जबड़ा सख्त हो गया, उसकी तलवार हवा में उठ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि यहाँ उसका सामना इतने ताकतवर व्यक्ति से होगा। अब तक उसे 90% से ज्यादा यकीन हो चुका था कि यह व्यक्ति असल में लियोनेल ही था। उसे यकीन नहीं था कि इस चांद पर कोई और भी है जिसके पास इतनी ताकत हो और जो साम्राज्य का सदस्य भी हो। और वह आभा केवल शाही परिवार के पास ही थी, केवल वे लोग जिनकी रगों में फॉक्स का खून बहता था, ऐसी उपस्थिति प्रदर्शित कर सकते थे। हालांकि नूह को इस बात का लगभग पूरा यकीन था, फिर भी उसने अपने अनुमान जाहिर नहीं किए। उसे अपना घमंड था। अपनी पहचान उजागर करके इस स्थिति से बच निकलना उसकी गरिमा के प्रतिकूल होगा। और अगर वह इतना घटिया काम करने को भी तैयार था, तब भी नूह को लियोनेल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि लियोनेल उसकी पहचान जानता था और उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वे दोनों एक ही खून के थे। नूह सिर्फ अपने दादा के सामने सिर झुकाता था, बाकी किसी के लिए। वे उसकी तलवार का स्वाद चख सकते थे। नूह का आकार विस्फोटक रूप से बढ़ता गया और जल्द ही 3 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो गया।
हालांकि वह 5 मीटर लंबा नहीं था जितना वह सिटी लॉर्ड व्हाइट से लड़ते समय पहुंचा था, लेकिन उसकी हड्डियों, खून और मांसपेशियों के घनत्व की तुलना भी नहीं की जा सकती थी। यह उनकी सच्ची सबसे मजबूत स्थिति थी। उसके चारों ओर तेज हवाओं की आवाज गूंज रही थी, उसकी नीली तलवार चमक रही थी। तुम 4 मौसमों के क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए हो, नूह ने ठंडे स्वर में कहा। उसके व्यवहार से साफ जाहिर था कि वह कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, बल्कि वह बस एक तथ्य बता रहा था। लेकिन उसकी इस हरकत से जेसिका और बाकी लोग दंग रह गए। नूह युद्ध में बोलने वाला व्यक्ति नहीं था, वह तो बिल्कुल भी नहीं बोलता था। फिर भी क्या वह अब वास्तव में वही कर रहा था? यद्यपि आपकी मुट्ठी शक्तिशाली है, ये केवल किसी और की समझ का उत्पाद है। मैं आपको वास्तविक 4 ऋतुओं का क्षेत्र दिखाऊंगा। नूह की उदासीन आवाज तेज हवाओं के शोर में दब गई। उसी क्षण तापमान गिर गया, एक बर्फीली ठंड उनके शरीर में समा गई। शुरुआत में नोआ को लगा कि लियोनेल की मुट्ठी की शक्ति को उसने खुद ही समझ लिया है। इस सच्चाई ने उसे कुछ घुटन महसूस कराए। इतनी कम उम्र में ऐसी सफलता पाना नोआ के लिए पहले कभी देखी हुई किसी भी चीज से कहीं बढ़कर था। लेकिन जब नूह की मुट्ठी लियोनेल की मुट्ठी से टकराए, तभी उसे एहसास हुआ कि यह बिल्कुल सही नहीं है। किसी तरह लियोनेल का 4 सीजन्स दायरा दूसरे दर्जे की समझ से ऊपर, लेकिन खुद समझे गए तीसरे दर्जे से नीचे लग रहा था। इससे ये भ्रम पैदा हुआ कि यह वास्तविकता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है, भले ही नूह 4 ऋतुओं के क्षेत्र की पूर्णता तक नहीं पहुंचा था और केवल शीत ऋतु का ही अवतार ले सकता था, उसने अपने आप पर भरोसा किया था। नूह आगे बढ़ा, उसकी बर्फीली नीली तलवार अपने साथ अतीत की सर्दियों का हृदय लेकर चल रही थी। लियोनेल तेज हवाओं के बीच खड़ा था। वह नूह के नीचे अपनी ब्रह्मांडीय शक्ति को भी कमजोर होते हुए महसूस कर सकता था। युद्ध क्षेत्र में कठोर सर्दियों के दृश्य छा गए। आसमान में सूरज धुंधला सा लग रहा था और उनके पैरों के नीचे की जमीन तेजी से बर्फ से ढकती हुई प्रतीत हो रही थी। लियोनेल एक मुक्केबाज की मुद्रा में बैठ गया। उसने अपना भाला तुरुप के पत्ते की तरह छिपाकर नहीं रखा था। उसने अपनी बात मनवाने के लिए अपने धनुष को नजरअंदाज नहीं किया था। उसने अपनी मुठ्ठियां सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि वह नूह के शरीर को उसकी उंगलियों के नीचे विकृत होते हुए महसूस करना चाहता था। वह उसकी हड्डियों के टूटने और उसके शरीर से बहते खून का स्वाद लेना चाहता था। वे कहते हैं कि हर ड्रैगन का एक उल्टा स्केल होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि नूह को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उसने लियोनेल के स्केल को छू लिया है। लियोनेल का दाहिना हाथ उसकी ठुड्डी पर लटका हुआ था, बायां हाथ आगे की ओर झुका हुआ था। जब नूह का बर्फीला साम्राज्य उसे पूरी तरह से घेरने लगा, तभी वह फिर से हिल गया। उसकी बैंगनी लाल निगाहें टिमटिमा रही थीं। लियोनेल का बायां जैब, यह एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें जरा भी प्रयास व्यर्थ नहीं गया। एक पंख वाले तलवारबाज की छवियां, जो उसके हमलों के साथ उसके पैरों की गति से पूरी तरह मेल खा रही थीं, लियोनेल के दिमाग में घूम रही थीं, जिससे उसका शरीर सहजता से स्टाइल में ढल गया। जैसे ही लियोनेल की मुट्ठी नूह के ब्लेड से टकराए, उसकी मुट्ठी पर ब्रह्मांड बल का एक प्रभामंडल छा गया। युद्ध के मैदान की सारी हवा मानो दोनों की ओर उमड़ पड़ी। नूह के ब्लेड और लियोनेल की मुट्ठी के बीच बमुश्किल 1 फुट की दूरी थी, लेकिन दोनों में से कोई भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। शू, धमाका, हवा एक बिंदु पर केंद्रित हो गई और फिर प्रचंड वेग से बाहर की ओर फट पड़ी। जमा हुई बर्फ उड़ गई और उनके चारों ओर भूरी मिट्टी का एक गड्ढा बन गया। नूह की पन्ने जैसी आंखें लियोनेल की ओर देख रही थीं। उनके संघर्ष के बाद उसके सफेद सुनहरे बाल लहरा रहे थे। लियोनेल ने उसकी नजरों से नजरें मिलाईं, उनकी उदासीनता के भीतर गहरा रोष छिपा था। नूह को अचानक खांसी आई, उसके होठों से खून बहने लगा और उसका हाथ कांपने लगा। लियोनेल की मुक्का मिलते ही नूह को ऐसा लगा जैसे वो किसी अचल दीवार से टकरा गया हो। उसने जो भी ताकत लगाई थी, वो मानो उसके पूरे शरीर में बेकाबू होकर गूंज रही थी। इस रूप में उसने अपनी सारी शक्ति में केंद्रित कर दी। नतीजतन उसके आंतरिक अंग पूरी तरह से असुरक्षित हो गए और उसे उस प्रहार का दंश झेलना पड़ा जिसके लिए वह पूरी तरह तैयार नहीं था। नोआह समझ सकता था कि उसका ब्रह्मांडीय बल का प्रयोग लियोनेल से कहीं बेहतर था। फिर भी उनकी कुल शक्ति में बहुत अंतर था। नोआह को लियोनेल की क्षमता का पता नहीं था, लेकिन इस समय उसके पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि लियोनेल के पास शरीर से जुड़ी एक ऐसी क्षमता है जो उससे भी बेहतर है। नहीं, यह इतना आसान नहीं है। वह बहुत तेज है, इस फॉर्म में मुझसे 3-4 गुना ज्यादा तेज। और मुझे धीरे धीरे कमजोर करने के लिए अपनी गति का इस्तेमाल करने के बजाय
वह अपनी गति को अपने हमले के साथ पूरी तरह से मिला सकता है, जिससे उसके मुक्कों में पहले से कहीं ज्यादा ताकत आ जाती है। यह विचार आते ही नूह कांप उठा। एक उच्च श्रेणी का योद्धा लगातार अपनी पूरी ताकत का 80-90% प्रदर्शन कर सकता है, केवल राक्षस ही लगातार 95% या उससे अधिक शक्ति का प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन महानतम योद्धा भी 100% शक्ति का प्रदर्शन करने की गारंटी नहीं दे सकते। फिर भी यदि नूह की गणना सही थी तो अपनी 100% ताकत का उपयोग करने की बात तो दूर, लियोनेल 200 या 300% के करीब था। यह एक मार्शल आर्ट है। इस बिंदु तक पहुंचते पहुंचते नोआ को एहसास हो गया था कि गति और आक्रमण का यह अद्भुत संगम एक स्टाइल जरूर है। इसके अलावा और कोई स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन नोआ ने किसी व्यक्ति के लिए इतनी बेहतरीन स्टाइल पहले कभी नहीं देखी थी। ताकत में इतनी वृद्धि, यह अकल्पनीय था। दुर्भाग्य से नूह के लिए लियोनेल का रुकने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही उसके बाएं जैब ने नूह के वार को रोका, उसके कूल्हे पहले ही घूम चुके थे और एक भयानक टॉक के साथ घूम रहे थे। लियोनेल का शरीर प्रकाश की एक किरण की तरह था, जो नूह के हमले की सीमा में घुस गया और उसके धड़ पर एक जोरदार मुक्का मारा। लियोनेल को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि नूह उससे 1 मीटर लंबा है। अगर वह 10 मीटर भी लंबा होता तो भी लियोनेल उसे उतना ही हरा देता। नूह का धड़ मुड़ गया, उसके कवच से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। लेकिन लियोनेल की दाहिनी मुट्ठी ऐसे चलती रही मानो उसे कुछ भी होश न हो। टकराना, उफ! नूह को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके फेफड़ों की सारी हवा एक साथ निकल गई हो। उसने अपनी कृपाण को एक तरफ घुमाया, लियोनेल को पीछे हटाने की कोशिश में। लेकिन उसकी लंबाई की वजह से वह धार असल में एक मध्यम दूरी का हथियार थी, इतने नजदीकी इलाके में उसमें लचीलापन कम था। लियोनेल बस एक तरफ हट गया और नूह की धार को रोकने के लिए अपना कंधा घुमाया। उसकी हरकतें स्वाभाविक थीं, जिससे राजकुमार की कोशिश नाकाम हो गई। लियोनेल की मुट्ठियां अचानक तेज हो गईं। उसका अंदाज बिल्कुल किताबी था, मानो वह सभी पारंपरिक मुक्केबाजों के सपनों को बखूबी दर्शा रहा हो। 3 मुक्कों की एक तेज बौछार ने नूह के कवच पर गहरे दाग छोड़ दिए। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे 3 तोप के गोले उसके धड़ पर लगे हों और उसके अंदरूनी अंगों को चीर फाड़ कर चूर चूर कर दिया हो। लेकिन कवच पलक झपकते ही ठीक हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। दुर्भाग्य से नूह के लिए लियोनेल का वार रुका नहीं। मुंह इतनी तेजी और तेजी से बरस रहे थे कि नूह को बस दर्द ही महसूस हो रहा था। यहां तक कि अपनी कृपाण लहराने की उसकी कोशिश भी जबरदस्त जवाबी हमलों में बदल गई, जिससे उसका दाहिना हाथ लगभग बेकार हो गया। अगर नूह को ज्यादा जानकारी न होती तो वह सोचता कि लियोनेल की क्षमता भविष्य देखने की है। उसकी मांसपेशियां फड़कने से पहले ही लियोनेल की मुट्ठी उसके अगले प्रयास को रोक देती, जिससे उसका मुंह खून से लगभग झागदार हो जाता। महाराज, जेसिका की ठंडी अलग अभिव्यक्ति अंततः पूरी तरह से ढह गई। जेसिका की उत्तेजना को भांपते हुए 4 भुजाओं वाले सफेद बंदर ने मोड्रेड की नाकाबंदी को तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। उसकी पीठ पर एक तेज घाव सा लग गया, जिससे उसका सफेद फर खून से सना हुआ था। लेकिन उसे पता ही नहीं चला, उसकी गुस्से से भरी दहाड़ लियोनेल की पीठ से टकरा रही थी। लियोनेल, मोड्रेड ने चेतावनी देते हुए चिल्लाया। वह युद्ध की अनुभवी थी। वह समझ सकती थी कि नूह और लियोनेल के बीच का अंतर ज्यादा नहीं था। बस लियोनेल की युद्ध क्षमता ने उसे बढ़त दिला दी थी। मोड्रेड जानती थी कि यह लियोनेल की क्षमता पर निर्भर था, लेकिन लियोनेल जितनी आसानी से पहल हासिल कर लेता था, उतनी ही आसानी से उसे खो भी सकता था। हालांकि वास्तविकता ये थी कि मोड्रेड ने अभी भी लियोनेल को कम आंका था। लियोनेल ने बंदर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उसने ऐसे दिखावा किया जैसे वह उसकी तरफ आ ही नहीं रहा था। नोआ ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से किसकी गति ज्यादा थी? और लियोनेल नोआ की हरकतों का अंदाजा लगाने में सक्षम था, तो उसके पास लियोनेल की मुट्ठियों से खुद को बचाने का क्या मौका था? नोआ का कवच गिरे हुए उल्कापिंडों के क्षेत्र जैसा हो गया। लियोनेल की चाल इतनी सटीक और बेदाग थी कि उसके मुक्कों की ताकत भी नोआ को पीछे हटने के लिए कोई गति नहीं दे पा रही थी। लियोनेल उससे ऐसे चिपक गया मानो किसी लय पर नाच रहा हो। हर बार जब बंदर हमला करने के लिए काफी करीब आता, तो लियोनेल के कूल्हे हिल जाते और उसके पैर लड़खड़ा जाते। उसके हमलों की बौछार से नूह की पीठ क्रोधित बंदर की ओर हो जाती। नूह की आंखें एकाग्रता खो बैठी, उसका शरीर अकड़ गया। अपनी क्षमताओं पर उसका जो भी नियंत्रण था, वह भी खत्म हो गया, जिससे उसका शरीर सिकुड़ गया। लियोनेल की मुट्ठियों की बरसात बेरहम थी। उसकी ठंडी और उदासीन निगाहें लाल मानिक जैसी चमक रही थीं।
ऐसा लग रहा था मानो वह इस राजकुमार को काफी नहीं मार पा रहा था, मानो नूह को कितना भी दर्द सहना पड़े उसे शांत नहीं कर पाएगा। उसे अपनी स्वप्न शक्ति के खर्च की भी परवाह नहीं थी। उसने बहुत पहले ही अपनी स्वप्न दृश्य युद्ध बोध को पूरी ताकत से सक्रिय कर लिया था। इस कमीने को दफनाने के अलावा उसे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए था। कृपया कृपया रुकें। लियोनेल की मुट्ठियों की आवाज नूह पर पड़ने के कारण जेसिका की आवाज में कोई खास उछाल नहीं था। यहां तक कि जब उसकी उंगलियां खून से सनी हुई थीं, तब भी उसने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। प्लीज लियोनेल, वह तुम्हारा चचेरा भाई है। तुम दोनों के दादा एक ही हैं। रुको। लियोनेल की मुट्ठियों की अंतहीन बौछार अचानक रुक गई, उसकी उदासीन निगाहें टिमटिमाने लगीं। बेहोशी की हालत में नूह आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें फूल रही थीं और वह तेजी से चल रहा था। शायद वह खुद को ऐसी हालत में पाकर खुशकिस्मत समझ रहा था, वरना उसे जो दर्द हुआ होगा उसका अंदाजा लगाना नामुमकिन होता। उस पल दहाड़ते हुए सफेद बंदर को आखिरकार हमला करने का मौका मिल गया, लेकिन जब लियोनेल ने उस पर नजर डाली तो मानो उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई। उसे लगा जैसे एक भारी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ने उसे घेर लिया है, जिससे उसके घुटने कांपने लगे। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं और अपना ध्यान जेसिका की ओर मोड़ा, जो अभी भी उत्तेजना की स्थिति में थी। बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए लियोनेल की हथेली पलटी और उसमें से चपटी डिस्क जैसी डिक्शनरी सामने आ गई। मेरे दादा कौन हैं? गुनगुनाहट शब्दकोश टिमटिमाया, जिससे लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। बहुत समय हो गया था जब उसके किसी सवाल की वजह से कोई रिकॉर्डिंग सामने आई थी। आमतौर पर अगर लियोनेल अपने पिता का यांत्रिक संस्करण नहीं देखना चाहता था तो उसे वापस जाकर अपने पिता द्वारा फोर्स क्राफ्टिंग पर छोड़े गए पाठ देखने पड़ते थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस बार उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सवाल पूछोगे। लियोनेल के पिता अपने चिरपरिचित बेफिक्र अंदाज में सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए प्रकट हुए। आखिरकार उन्होंने अपना चश्मा ऊपर किया और आगे की ओर देखा। मुझे पता है कि तुम खुद से पूछने की परवाह नहीं करोगे, इसलिए ये किसी काम में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति का काम होगा जो कुछ ज्यादा ही काम कर रहा होगा। अरे कितना सिरदर्द है। लियोनेल को शायद एहसास ही नहीं हुआ कि पूरा युद्धक्षेत्र उसी पर केंद्रित हो गया था। दरअसल बाकियों के घुटने कांपने लगे और लियोनेल के शाही परिवार का सदस्य होने पर जो भी आश्चर्य उन्हें हुआ था, वह प्रक्षेपण में उस आदमी को देखकर गायब हो गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे उस आदमी को पहचान रहे थे, बल्कि इसलिए कि उसके प्रक्षेपण से ही उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे किसी जंगली जानवर के सामने खड़े हों। लेकिन शायद उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि लियोनेल बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। लियोनेल जिंदगी भर अपने पिता के साथ रहा था, तो वह दूसरों पर उनके प्रभाव को कैसे देख सकता था? उसका सिर्फ प्रक्षेपण ही उसे देखने वालों के लिए मानो गला घोंटने जैसा था। ऐसा लगा जैसे उनके शब्द उन पर गलत काम करने का आरोप लगा रहे थे, जैसे कि यह उनकी गलती थी कि लियोनेल ये सवाल पूछ रहा था और अब उसे इसका जवाब देना होगा। नूह लियोनेल के पैरों पर जोर से खांसने लगा, लेकिन उसके पास खड़े होने की ताकत ही नहीं थी। ये जानते हुए भी कि लियोनेल उसके ऊपर मंडरा रहा है, वह कुछ नहीं कर सकता था। उसकी नजरें प्रोजेक्शन पर टिक गईं। उसे नहीं पता था कि यह आदमी कौन है, लेकिन लियोनेल से उसकी समानता को देखते हुए, क्या ये वही चाचा थे जिनके बारे में उसके दादा ने कहा था कि उनकी मां उनसे तुलना नहीं कर सकती? छोड़ो इससे, तुम्हारे दादाजी मर चुके हैं। लियोनेल के चेहरे पर चमक आ गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह रिकॉर्डिंग जरूर उसके दूसरे दादा के बारे में होगी, अगर जेसिका सच में झूठ नहीं बोल रही थी तो। जहां तक उसे पता था, सम्राट फॉक्स मरा नहीं था, इसलिए इसका मतलब केवल यही हो सकता था कि उसके पिता उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। फिर भी लियोनेल ने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके दादा दादी उसकी जिंदगी में कभी नहीं थे, इसलिए किसी न किसी तरह उसने हमेशा यही मान लिया था कि वे मर चुके हैं। अपनी मां की तरह जब तक उसे उनकी यादें नहीं थी, उसे भी ज्यादा परवाह नहीं थी। खैर, उसे तब तक कोई परवाह नहीं थी जब तक उसने अपने पिता के चेहरे पर गुस्से की झलक नहीं देखी। लियोनेल ने अपने पूरे जीवन में कभी अपने पिता को क्रोधित होते नहीं देखा था। उसका व्यक्तित्व काफी हद तक उसके पिता से ही आया था, और उनकी वही खुशमिजाज, मनमोहक मुस्कान भी जाहिर तौर पर उन्हीं की देन थी। लियोनेल को याद है कि उसके पिता ने केवल एक बार ही लापरवाही के अलावा कोई अन्य भावना प्रदर्शित की थी, और वह तब था जब उन्होंने परिचितों के साथ मित्रों जैसा व्यवहार करने की बात कही थी। उस समय लियोनेल के पिता इस बात पर अड़े थे कि उन्हें अपनी धातु आत्मा के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
लेकिन तब भी, हालांकि उनके पिता ने एक जानलेवा आभामंडल बना लिया था, वह क्रोध नहीं था, यह उस तरह का आंतरिक आघात नहीं था जैसा कि यह प्रक्षेपण अब दर्शा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास का तापमान बहुत गिर गया हो। रिकॉर्डिंग का ये हिस्सा तभी शुरू होगा जब आपने स्कारलेट स्टार फोर्स और अपने दादाजी का जिक्र किया हो, और साथ ही ताकत का एक खास स्तर भी हासिल किया हो। लगता है आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगा। रिकॉर्डिंग टिमटिमाकर गायब हो गई, जिससे लियोनेल अपने हाथ में रखी चांदी की डिस्क को ठंडी निगाहों से देखता रह गया। उसके पिता के शब्द संक्षिप्त और तीखे थे, लेकिन उन्होंने उसके पहले से ही खराब मूड को और भी बदतर बना दिया। जेसिका घबरा गई। जब उसने लियोनेल के मूड में बदलाव महसूस किया तो उसने सोचा कि लियोनेल सोचेगा कि वह झूठ बोल रही है। हालांकि उसे नहीं पता था कि लियोनेल का वह खजाना क्या है, लेकिन वह बता सकती थी कि लियोनेल को उस पर भरोसा था। लेकिन सम्राट फॉक्स का मरना भी असंभव था। ऐसी बात कहना ही शाही परिवार की संप्रभुता पर सवाल उठाने के बराबर था, लेकिन जेसिका ने अब ऐसी बात उठाने की हिम्मत नहीं की। रिकॉर्डिंग में उसके दादाजी की ही बात हो रही होगी। हाँ, मुझे बस उससे उसके माता पिता के बारे में पूछना है। जेसिका अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही लियोनेल ने फिर से बोल दिया, उसकी आवाज में पिछली आवाज से कई गुना अधिक ठंडक थी। क्या सम्राट फॉक्स मेरे दादा हैं? गुनगुनाहट। लियोनेल को हैरानी हुई जब पहली रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद एक और रिकॉर्डिंग बन गई। इस बार उसके पिता की उपस्थिति ज्यादा सहज थी। फिर भी जेसिका और बाकी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर इस हद तक सिकुड़ रहे हों कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। ओह, तुम्हें अंततः उस बूढ़े आदमी के बारे में पता चल ही गया है ना? साम्राज्य के उन सदस्यों का गला अपनी ही थूक से घुट गया। ये तो सम्राट था जिसकी बात हो रही थी। उसे बूढ़ा कहने की हिम्मत किसने की? गेरवाइस वाकई तुम्हारे दादा हैं। उनसे मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ को इतनी जिद्दीपन कहाँ से मिला है। अब सोचता हूँ, तुम भी ऐसे ही जिद्दी हो। अरे मेरे प्यारे जीन पोल, मुझे अपने लिए कोई रखेल या कुछ और लेने के बारे में सोचना चाहिए। लियोनेल के पिता अनजाने में कांप उठे और अपने कंधे के ऊपर से देखने लगे मानो कुछ ढूंढ रहे हों। तभी उन्होंने राहत की सांस ली और खुद पर खुश हुए जैसे किसी चीज से बच निकले हों। उद्धरण चिन्ह ... फिर भी उस बूढ़े से सावधान रहना। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत दूर तक फैली हुई हैं और परिवार उसकी मुख्य प्राथमिकता नहीं है। खैर, वह अभी भी तुम्हारा दादा है। जैसा चाहो वैसा करो। मुझे लगता है शायद जब किसी को पता चले कि उनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है तो वे बहुत खुश होंगे। उनकी सारी चिंताएं और कठिनाइयां अब खत्म हो जाएंगी और वे आखिरकार शांति से जीवन जी पाएंगे। हालांकि लियोनेल ने इस पर जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उन्हें सच्चाई पता चली तो सबसे पहले उनके मन में यह विचार आया कि कायापलट शुरू होने पर कितने लोग मर गए थे। नहीं, मरना सही शब्द नहीं था। उनकी बलि दी गई थी। विकास का आसान रास्ता बनाने और कम विकलांगों से निपटने के लिए इन लोगों को इस सम्राट ने, जो संयोग से उसका दादा भी था, कचरे की तरह त्याग दिया था। लियोनेल को भी अपने दादा द्वारा त्यागा हुआ महसूस नहीं हुआ। एक और मानवीय प्रतिक्रिया ये होती कि उसे ऐसा लगता जैसे उसके अस्तित्व को इतने लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया हो। अगर उसके दादा को पता था कि उनका एक और पोता है तो वे उससे पहले क्यों नहीं मिले? लेकिन एक बार फिर लियोनेल को ऐसा महसूस नहीं हुआ। लियोनेल सभी सुरागों से बता सकता था कि उसके पिता शायद किसी उच्चतर आयाम की दुनिया से आए थे। अगर वह इन सब बातों को जोड़ नहीं पाता तो उसके गणनाशील दिमाग का जो भी मूल्य था वह लगभग शून्य हो जाता। इस बात को समझते हुए वह जानता था कि उसके परिवार के सदस्यों के बीच संबंध शायद काफी तनावपूर्ण और अजीब थे। परंपरा के अनुसार एक दामाद को अपने ससुर का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर दामाद का दर्जा इतना ऊंचा हो तो ऐसा करना मुश्किल था। अगर गेरवाइस फॉक्स एक सामान्य व्यक्ति होता तो शायद सब ठीक होता, लेकिन वह शायद दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली और नवोदित सम्राट थे। उन्हें लोगों पर हुक्म चलाने और बेजोड़ रुतबे रखने की आदत थी, तो अगर उनकी बेटी अचानक उनसे ऊंचे किसी व्यक्ति से शादी कर ले तो कैसी अजीबोगरीब स्थिति पैदा होगी। इस स्थिति में किसी के मन में सबसे पहला ख्याल यही आता कि सम्राट फॉक्स मोरालेस वंश का इस्तेमाल करके किसी बड़े मंच पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अपने पिता के व्यवहार को देखकर लियोनेल समझ गया कि वह सचमुच अपने दादा का सम्मान करता था। अपने पिता को जानते हुए उनके लिए ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना असंभव था जो सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाता हो।
इसका मतलब शायद ये था कि उसके दादा का व्यवहार न केवल लियोनेल के पिता के साथ कम से कम एक समान व्यवहार का था, बल्कि यह भी कि यह और भी ज्यादा संभव था कि वे लियोनेल के पिता को अपने से नीचे का समझते थे। यदि आयामी पद्य के लोगों को पता चल जाए कि तीसरे आयाम के एक व्यक्ति ने मोरालेस कबीले के एक मुख्य सदस्य के साथ इस तरह से व्यवहार करने का साहस किया है, तो कौन जानता है कि उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। मोरालेस कबीला इतना शक्तिशाली था कि एक शिशु भी अकेले ही चौथे आयाम की दुनिया को नष्ट कर सकता था, तीसरे आयाम की दुनिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो पृथ्वी उनके मिलन के समय थी। इस बिंदु पर विचार करते हुए लियोनेल को अचानक महसूस हुआ कि वह अपने पिता और दादा के बीच के अजीब रिश्ते को समझ गया है। अगर सम्राट फॉक्स को सचमुच मोरालेस परिवार का इस्तेमाल करने की परवाह थी और लियोनेल के पिता इसमें बाधक थे, तो उन्होंने लियोनेल से उसके पिता के जाने के बाद संपर्क किया होता। लियोनेल मूर्ख नहीं था, क्योंकि उसके पिता परिवार की दोनों विरासतें उसके पास छोड़ गए थे। इसका मतलब था कि भविष्य में मोरालेस परिवार में उसकी हैसियत भी कम नहीं होगी। लेकिन जाहिर है ऐसा हुआ नहीं था। हालांकि इससे लियोनेल को अचानक उस व्यक्ति के प्रति आकर्षण नहीं हुआ जिसकी पूजा करने की शिक्षा उसे बचपन से ही दी गई थी, और न ही इसके कारण साम्राज्य के प्रति उसकी भावनाओं में कोई बदलाव आया। लियोनेल ने नूर की तरफ देखा, दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल गईं। नूर की आंखों में भी उसे वही ठंडक और उदासीनता दिखाई दे रही थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी ज्यादातर हड्डियां टूट चुकी थीं और वह चाहकर भी खड़ा नहीं हो सकता था। लियोनेल की नजरों से मिलते हुए भी नूर ने एक शब्द भी नहीं कहा। न कोई मिन्नत, न कोई आत्मसंतुष्टि, न कोई उम्मीद। वह बस वहीं था। ऐसा लग रहा था कि लियोनेल चाहे उसे अपंग बना दे या वहीं मार डाले, वह जरा भी नहीं झिझकेगा। जेसिका ये देखकर फिर से घबरा गई कि लियोनेल पीछे नहीं हटा। हमें नहीं पता था कि वह आपसे संबंधित थी। जेसिका खुद को असहाय महसूस कर रही थी। बस यही बात वह कह सकी। वे सचमुच आयना के बारे में नहीं जानते थे। सम्राट ने कभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा था। उन्हें लियोनेल के यहाँ आने की जानकारी केवल सम्राट फॉक्स के कारण ही मिली थी। जब सम्राट फॉक्स ने आयना के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो उन्हें कैसे पता चलता। लेकिन तर्क कमजोर था और जेसिका ये जानती थी। ब्रेजिंगर आखिरकार ब्रेजिंगर ही था। अगर उन्हें पता भी होता कि आयना लियोनेल से रिश्तेदार है, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे कोई कदम नहीं उठाते। और उससे भी बढ़कर ये सिर्फ एक कथित दुश्मन पर हमला करने का मामला नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति पर हमला करने का भी मामला था जो शायद इस लड़ाई में आपकी जीत का कारण था। अगर नोआ ने भी खुद को रोकना बंद कर दिया होता और लियोनेल के खिलाफ की तरह अपनी पूरी ताकत झोंक दी होती, तो भी आयना के बिना सिटी लॉर्ड व्हाइट की हार नामुमकिन थी। तो आखिर उनके पास इसके लिए क्या बहाना था। लियोनेल ने जेसिका की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सच तो यह है कि उसे अभी भी इस जगह पर हुई हर घटना की जानकारी नहीं थी। इसलिए जाहिर है उसे ये भी नहीं पता था कि आयना की वजह से ही उन्होंने ये लड़ाई जीती थी। और हाँ, उसने साम्राज्य के लिए लड़ते हुए खुद को जोखिम में डाला था और अंत में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। यह विचार ही उसके क्रोध को भड़काने के लिए पर्याप्त था। लियोनेल बिना कुछ कहे नूर की नजरों से बचकर मुड़ा और चला गया। वह युद्ध क्षेत्र पार करके उस खंडित घन में प्रवेश कर गया जो उसका इंतजार कर रहा था। वह परिवार के किसी सदस्य की हत्या का बोझ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि वह ऐसा तब तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था जब तक उसे यह समझ न आ जाए कि उसकी माँ इस बात पर कैसा महसूस करेगी। फिलहाल वह नूर को जाने देगा। लियोनेल के गायब होने के साथ ही युद्ध क्षेत्र पर छाया घना कोहरा छट गया। आथा ने हल्के से खांसते हुए अपने नग्न शरीर को छिपाने के लिए अपने कवच में वापस सरक लिया। छी, वो लड़का जब गुस्सा हो जाता है तो सच में शैतान बन जाता है। आथा ने सिर हिलाया, उसके होंठ सिकुड़ गए। और यहाँ मुझे लगा कि आखिरकार मैं उन खूबसूरत यूनिकॉर्न में से एक से मिल ही गया जो त्वचा की गहराई से कहीं ज्यादा है। सोचिए कि जिस लड़की पर वो इतना फिदा है, वो असल में कितनी खूबसूरत है, कितनी चालाक लोमड़ी है। आथा ने युद्ध के मैदान में फैली अव्यवस्था को देखा और अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसे सारा भारी सामान उठाना पड़ेगा। अल्पविराम। इसी समय सिटी लॉर्ड व्हाइट की मृत्यु की खबर कैफिर परिवार तक पहुंच चुकी थी। लियोनेल स्नानागार में गया तो उसका गुस्सा फिर भड़क उठा। अगर ऐसा इसलिए ना होता क्योंकि आयना इतनी बुरी स्थिति में थी और उसे उसकी जरूरत थी, तो शायद वह फिर से बाहर भागकर नूह को और भी बुरी तरह पीटता। नूह भले ही उसका चचेरा भाई रहा हो, लेकिन लियोनेल के मन में आयना के लिए जो भावनाएं थीं, वे उसके साथ उसके कमजोर पारिवारिक रिश्तों से कहीं ज्यादा थीं।
सिर्फ उनके मजबूत रिश्ते के दम पर नूह जादुई रूप से उसके दिल में उसके लिए कोई खास सम्मान नहीं पा सकता था। जहां नूह बस एक खोया हुआ पारिवारिक सदस्य था जिसके बारे में उसे अभी अभी पता चला था, वहीं आयना एक ऐसी महिला थी जिसकी लियोनेल को बहुत परवाह थी। जहां तक उसका सवाल था, वह उसकी जीवनसाथी थी। केवल उसके माता पिता ही उसकी बराबरी का स्थान पा सकते थे। अभी की आयना कुछ पल पहले की तुलना में काफी बेहतर थी, लेकिन उसे जो संघर्ष झेलना पड़ रहा था वह अभी भी मौजूद था। अगर लिटिल ब्लैक स्टार ने उसे अंधेरे की रस्सियों से पकड़कर न रखा होता तो शायद अब तक वह डूब चुकी होती। पानी इधर उधर उछल रहा था, आयना के शरीर से निकल रहे स्राव के नीचे काला पड़ रहा था। किसी रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में सफाई करने वाला पानी आयना से दूर जाते ही इस कालेपन को शुद्ध करता गया। लेकिन दुर्भाग्य से उसके आसपास का घनापन हर पल बढ़ता ही जा रहा था। लियोनेल ने अपने वस्त्र उतार दिए और चेहरे पर गहरी उदासी लिए पानी में उतर गया। उसने आयना के सिर के पिछले हिस्से को सहारा दिया और उसके शरीर के बाकी हिस्से को पानी में डुबो दिया। ये काम नहीं कर रहा है। लियोनेल ने सिर हिलाया और आयना को पूल के किनारे ले आया। पूल के किनारे से उसने आयना के फौजी जूते उतार दिए। जब लियोनेल ने आयना की त्वचा देखी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि आयना का पूरा चेहरा और उसकी गर्दन का ज्यादातर हिस्सा उन भयानक धड़कते हुए निशानों से ढका हुआ था। लेकिन उसके जूते उतारने के बाद उसे एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर थी। आयना की त्वचा, जो हमेशा से ही एक स्वस्थ तन रंग की रही थी, अचानक कागज के पन्ने जैसी पीली पड़ गई। मानो ये काफी भयानक नहीं था। लियोनेल उसकी नसों को उभरता हुआ देख सकता था, पूरी तरह से एक भयंकर काले तरल से भरी हुई जिसने उसके दिल की धड़कन को धीमा कर दिया और उसकी धमनियों को जाम कर दिया। लियोनेल तेजी से आगे बढ़ा और आयना का दूसरा पैर सहारा देकर उसका दूसरा जूता उतारने लगा। लेकिन उसी पल कुछ आश्चर्यजनक हुआ। जब आयना का नंगा पैर फिर से पानी में उतरा तो एक तेज धमाका हुआ और साफ पानी ने गंदे खून की एक धार को अचानक बाहर खींच लिया। सतह के नीचे लियोनेल की इंद्रियां समझ गईं कि आयना के रोमछिद्र कैसे खुल गए थे। दरअसल उसकी त्वचा भी फट गई थी, जिससे नीचे की नसें दिखाई देने लगी थीं, लेकिन फिर से ठीक हो गईं। लेकिन पैरों में लगी चोटों के बावजूद लियोनेल को तुरंत उसके होठों से राहत की हल्की सी सांस निकलती हुई महसूस हुई। इतना ही, लियोनेल थोड़ा हिचकिचाया। फिर उसने गुस्से से अपना सिर हिलाया। ये रूखा व्यवहार करने का समय नहीं है। लाइट कर्टेन, लियोनेल ने धीरे से बुदबुदाया, जिससे आयना के शरीर पर रोशनी की एक लहर दौड़ गई। प्रकाश पर्दा का फायदा ये था कि यह रोशनी का एक बड़ा समूह बनाकर दृष्टि को अवरुद्ध कर देता था। लेकिन इसका कोई भौतिक रूप नहीं था, इसलिए इसने लियोनेल के कार्यों में जरा भी बाधा नहीं डाली। उस समय लियोनेल को एहसास हुआ कि आयना की सैन्य वर्दी और जूते सामान्य नहीं थे। ये युद्ध में उसकी रक्षा करते थे और इनके भीतर कई जगहें छिपी हुई थीं। ऐसे में ये संभवतः सफाई जल द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता में बाधा डाल रहे थे। सामान्य परिस्थितियों में वे सुरक्षा कवच होते, लेकिन इस समय वे एक बाधा से ज्यादा कुछ नहीं थे। लियोनेल ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वर्दी तो गीली भी नहीं हुई थी। अपने दृढ़ निश्चय को दृढ़ करते हुए लियोनेल ने आयना के कपड़े खोलने शुरू कर दिए। ध्यान केंद्रित करो, ध्यान केंद्रित करो। जो लोग अभी अभी लियोनेल से बुरी तरह डर गए थे, अगर वे उसे अब देखते तो कौन जाने उनकी क्या प्रतिक्रिया होती। एक नौजवान जिसके हाथों में दुनिया पलटने की ताकत थी, एक लड़की के कपड़े उतारने की बात से घबरा रहा था। यह देखना वाकई एक दुखद दृश्य था। लियोनेल के ऊपर छोटा मिंक उछल कूद कर रहा था, ऐसी आवाज निकाल रहा था जो हंसी जैसी लग रही थी। उसकी लंबी मूंछें उछल रही थीं, उसकी छोटी छोटी आंखों में एक जीवंत रोशनी थी। लियोनेल ने उस छोटे लड़के को नजरअंदाज कर दिया। उसकी सामान्य रूप से फुर्तीली उंगलियां इधर उधर भटक रही थीं। केंद्र, लियोनेल ने मन ही मन चिल्लाते हुए कहा। उसका मन कई बार लड़खड़ा गया। अगर दूसरों को पता चल जाए कि वह अपनी इतनी गहरी क्षमता का इस्तेमाल सिर्फ एक औरत के साथ अपनी पहली उलझन भरी स्थिति को कम करने के लिए कर रहा है, तो लियोनेल की कहानी जरूर एक बड़ा मजाक बन जाएगी। लियोनेल के हाथ आयना के बटनों के सिरे तक पहुंच गए। उसकी कमर पकड़कर उसने धीरे से कपड़े को टकअप से बाहर निकाला। उसकी नजर आयना के चेहरे पर टिकी थी, ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं वह उसे किसी भी तरह से नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। जब पानी आयना के कपड़ों के छेद से आगे निकल गया तो काले खून का सैलाब और भी ज्यादा बढ़ गया। आयना के और भी छिद्र खुल गए और किसी अजीब परासरण द्वारा गंदा तरल बाहर खींच लिया गया। लियोनेल के हाथ फिसल गए।
आयना की सैन्य पोशाक उतारने के बाद उसे एहसास हुआ कि नीचे उसकी कोमल त्वचा के अलावा कुछ नहीं था, जिससे उसकी सांसें अटक गईं। लियोनेल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षण पहले आयना ने अपनी छाती को ढकने के लिए इस्तेमाल की गई पट्टियों को तोड़ दिया था, जिससे कपड़े और उसकी त्वचा के बीच कुछ भी नहीं बचा था। एक गहरी सांस के साथ लियोनेल ने सावधानीपूर्वक आयना को अपनी बाहों में ले लिया। लाइट कर्टेन की चकाचौंध करने वाली रोशनी ने उसका दृश्य अवरुद्ध कर दिया। उसने सावधानीपूर्वक उसकी बाहों को आस्तीन से बाहर निकाला और सैन्य वर्दी को एक तरफ फेंक दिया। लियोनेल ने उसे पानी में दफना दिया। जैसी कि उम्मीद थी, उसके ठीक होने की गति तेज हो गई। लियोनेल उन भयावह निशानों को भी देख पा रहा था जो उसके दिल की ओर रेंगने लगे थे और अब एक सामान्य इंसान की तरह तेजी से पीछे हट रहे थे। इससे उसने राहत की सांस ली। ठीक है, एक और परत। एक गहरी सांस लेते हुए लियोनेल ने आयना की पीठ को अपनी नंगी छाती पर टिकाया और उसकी पैंट खोल दी तथा अपनी बांह उसकी कमर पर लपेटते हुए उसे धीरे धीरे उतार दिया। कोमल। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया, ऐसे विचारों को मन से निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आयना की पीठ की त्वचा उसकी छाती से इतनी कोमल लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह 7वें आसमान पर हो, लेकिन साथ ही उसे अपराधबोध भी हो रहा था। आयना भले ही जल्दी ठीक हो रही हो, पर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। वह ऐसी बातों के बारे में सोचना नहीं चाहता था। आयना की सैन्य पैंट अंततः उसकी पतली टांगों से नीचे उतर गई, जिससे लियोनेल को भी उसे एक तरफ फेंकने का मौका मिला।